हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं यहाँ पे 12th क्लास की, और इसका हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेकंड यूनिट चल रही है यहाँ पे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक लेक्चर हम इसका कर चुके हैं जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग सीख लिया, उसके फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस हम रीड आउट कर चुके हैं, उसको अच्छे से हमने थॉरली रीड भी कर लिया होगा मेरे हिसाब से अब तक। आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। बेटा देखो, जितने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे उन सब ने क्या किया है, मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी की, जो भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको उन्होंने स्टडी किया, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू आ रही थी उसका सॉल्यूशन निकाला और उसको उन्होंने नाम दे दिया प्रिंसिपल्स का। जितने एक्सपर्ट थे सबने अपने अपने प्रिंसिपल्स बनाए, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए या बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल हुए वो थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या थे? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो थे वो हमें हेनरी फ्योल ने दिए। हेनरी फ्योल कौन था बेटा? हेनरी फ्योल फ्रांस के एक बहुत ही जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो फ्रांस के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस बुक के अंदर उन्होंने अपने ये 14 प्रिंसिपल्स आपको प्रोवाइड किए। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने दो चीजों में सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, एक प्रिंसिपल में और एक एलिमेंट्स में। दो चीजों में उन्होंने डिफरेंशिएशन किया, एक था प्रिंसिपल एंड दूसरा जो था वो था एलिमेंट्स। बेटा एलिमेंट्स को सिंपल से हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट का मतलब है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या थी? ये थी हमारी जर्नल गाइडलाइंस। ये क्या थी? जर्नल गाइड थी हमारी एक। तो जब वो ये प्रिंसिपल्स बता रहे थे तो उन्होंने दो चीजों को बड़ा क्लियर कट अपने माइंड के अंदर रखा। पहली चीज ये थी कि प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए जो अप्लाई हो सके, जो हर सिचुएशन के अंदर अप्लाई हो सके। और दूसरी चीज उन्होंने ये रखी कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनका जो नंबर है वो लिमिटेड रहे, वो ज्यादा ना हो। वो नंबर जो है वो क्या है? लिमिटेड रहे। नंबर ऑफ प्रिंसिपल ज्यादा मत बनाओ और प्रिंसिपल ऐसे बनाओ कि सारी जगह पे अप्लाई हो सके वो। तो दूसरी बात, पहली बात मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल उन्होंने बोला कि लिमिटेड रखनी है, सारी जगह अप्लाई हो जाए। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला, जो मैं ये बोल रहा हूं कि सारी जगह अप्लाई हो जाए, इसका मतलब ये था कि वो ये चाहते थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल रहे। फ्लेक्सिबल का मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने हमारे को 14 प्रिंसिपल दिए, 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। आज उसमें से हम 8 प्रिंसिपल आज हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अब हम प्रिंसिपल्स के ऊपर आ रहे हैं कि इनके प्रिंसिपल कौन कौन से थे और उसके पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट क्या क्या थे। पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट क्या थे? तो इनका सबसे पहला जो प्रिंसिपल था उसका नाम था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन का मतलब तो पता ही है आपको। डिवीजन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, या आप इसको बोल सकते हो एक अच्छा वर्ड, पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ वर्क मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब ये है, वो कहते हैं कि अगर मान लो आपके स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम है, मैं आपको आपके स्कूल के हिसाब से बताता हूं, आपके स्कूल के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम है, तो वो कहते हैं कि कॉमर्स टीम सारी उठा के पंकज को मत दो, मतलब कि सारी कॉमर्स टीम उठा के आप मेरे को मत दो।
क्यों मत दो? क्योंकि एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल नहीं कर सकता। एक टीचर अकाउंट्स, बिजनेस, इको, इंग्लिश, हिंदी, ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा सकता। ऐसा अगर मान लो टीचर कर भी देता है, मान लो ऐसा टीचर हमें मिल भी गया जो कर देता है ऐसा, तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा टीचर के अंदर, और उसके में जो काम होगा उसमें एफिशिएंसी कम रहेगी कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि आप काम को बांट दो। जैसे कि कॉमर्स टीम है, तो कॉमर्स के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क में बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि कॉमर्स टीम है आपके स्कूल के अंदर, तो वो क्या कहता है, कॉमर्स के अंदर ना आप अकाउंट्स की एक वैकेंसी निकालो, मतलब अकाउंट्स एक पर्सन को दे दो, इकोनॉमिक्स एक अलग पर्सन को, उसके बाद बिजनेस स्टडीज अलग पर्सन को, उसके बाद इंग्लिश अलग पर्सन को, उसके बाद जो अनदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अलग स्टूडेंट, मतलब अलग से किसी टीचर को दे दो। इससे क्या होगा, अब यहां पे जो टीचर अकाउंट्स पढ़ाएगा, ये आपने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क, आपने काम को बांट दिया। अब काम एक हो गया, 1 2 3 4 5, आपने क्या किया, एक काम के 5 पार्ट कर दिए, इसको क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क। अब इस डिवीजन से बेनिफिट क्या होता है, इस डिवीजन से यहां जो अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस अकाउंट्स पढ़ाने से उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आने से क्या होगा कि उस पर्सन की अब जो वेस्टेज थी वो खत्म हो जाएगी। मतलब वो जो अननेसेसरी कई बार बातें बता देते थे या कुछ भी था, वो चीजें कम करने का ट्राई करके इफेक्टिव तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और एक ही काम को बार बार करने से वो कॉन्सेप्ट उनके माइंड के अंदर भी क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे एक काम को बार बार परफॉर्म करने से। ऐसा ही इकोनॉमिक्स वाले के साथ होगा, ऐसे बिजनेस वाले के साथ, ऐसा ही इंग्लिश वाले के साथ, और ऐसा ही ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले के साथ होगा। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो डिवीजन ऑफ वर्क को, तो इसके बेटा 2 टाइप के इफेक्ट्स उन्होंने बताए, इसके 2 टाइप के इफेक्ट बताए उन्होंने। एक बताए पॉजिटिव, मतलब कि अगर आप इसको करते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो फर्स्ट वन जो था इसका वो था पॉजिटिव इफेक्ट्स, और दूसरे जो थे वो थे वायोलेटिंग इफेक्ट। बेटा सिंपल सी बात है, पॉजिटिव बोल लो और इसको बोल दो। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो जो पॉजिटिव होने वाला था वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें बताया, एक तो आपको क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी एम्प्लॉइज की। ऐसा बोला मैंने आपको कि अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हो तो एम्प्लॉइज के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, और दूसरी चीज क्या होगी कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होने से क्या होगा, वो कम वेस्टेज पे या कम इनपुट से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा आउटपुट निकालने का ट्राई करेंगे। अब बात आती है सर वायोलेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। वायोलेटिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं करते तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो उसका रिजल्ट सिंपल है, अगर फॉलो कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन आएगा, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। समझ गए बात को। दूसरी बात, अगर फॉलो करते हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। सिंपल, ये इसके इफेक्ट हैं। नेक्स्ट वन इज सेकंड जो है इसका, सेकंड प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है सर, अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है आंसरेबिलिटी।
आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब सिंपल सा क्या है बेटा, वो कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड टू हैंड जाना चाहिए। मतलब इधर से आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, पीछे पीछे उसके साथ अथॉरिटी दे दी। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। सपोज मेरे को ही बोला गया पंकज सर आपको अकाउंट्स पढ़ानी है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर रिजल्ट डाउन जाता है तो। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ साथ क्या होना चाहिए था, साथ उन्हें मेरे को अथॉरिटी देनी चाहिए थी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर टू टेक डिसीजन। मतलब कि किस टाइम पे कौन सा चैप्टर करवाना चाहिए, किस टाइम टेस्ट लेना चाहिए, किस टाइम किस बच्चे के साथ कैसे डील करना है, उसकी अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए, तभी वो काम पूरा अच्छे ढंग से हो सकता है। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो और उसको कोई अथॉरिटी नहीं देते, तो काम ढंग से नहीं होगा, तो काम ढंग से नहीं होगा। मैं रोज जाके ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, सर आज मैं क्या करवाऊं, सर आज मैं टेस्ट लूं या ना लूं, सर मैं इस बच्चे को मारूं या ना मारूं। तो मेरे पास अगर पावर टू टेक डिसीजन नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना टफ हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना टफ हो जाता है। अब बेटा इसके पॉजिटिव और नॉर्मेटिव सॉरी वायलेटिंग इफेक्ट क्या क्या होंगे वो हम पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव आपको क्या लगता है? पॉजिटिव आपको क्या लगता है? पॉजिटिव पहला तो क्या है? हेल्प टू अचीव टारगेट, हेल्प टू अचीव टारगेट। जो आपके टारगेट हैं यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन अकाउंट्स वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, जो आपका एम्प्लॉय है उसका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। जैसे आप मान लो मेरे पास इतनी रिस्पॉन्स मतलब मेरे पास इतनी पावर है कि मैं कोई डिसीजन ले सकता हूं, कि मैं कोई डिसीजन ले सकता हूं, तो आपको क्या लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा या नहीं होगा? कंफर्म होगा। भाई मेरे को पता है मैं अपनी मर्जी से बच्चे को टेस्ट दे सकता हूं, अपनी मर्जी से उसको पढ़ा सकता हूं, तो अल्टीमेट मेरे अंदर अगर पावर मिल जाएगी तो मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई बेटा मैं अब इसका वायलेटिंग इफेक्ट लिखने नहीं वाला, मैं इसी से ही आपको खुद को समझना है इस चीज को। अगर फॉलो किया, अगर इसको फॉलो किया इस प्रिंसिपल को, तो ये होने वाला है, इसका रिजल्ट ये आने वाला है कि टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो फॉलो नहीं करोगे तो टारगेट अचीव करने में दिक्कत होगी। अगर फॉलो किया तो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, अगर फॉलो नहीं किया तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा। समझ गए बात? और दूसरी बात एक और जो इसका वो है कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाओगे एम्प्लॉय के ऊपर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि अगर फेल हुआ तो उसको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में आप थोड़ा सा ये बोल सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी में उसको जवाब देना पड़ेगा कि रीजन क्या है। तो वहां पे अकाउंटेबल तो वो हुआ ही नहीं, आपने परमिशन नहीं दी, मेरे को कोई पावर नहीं दी डिसीजन लेने के लिए, आप छुट्टी पे थे, मैं काम नहीं कर पाया, आप छुट्टी पे थे, मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि आपने मेरे को बताया नहीं टॉपिक क्या करना था। एक्सक्यूज निकल के आने स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सक्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिसिप्लिन। इसको मेरे ख्याल से वैसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं प्रिंसिपल है तो मैं आपको बता देता हूं। डिसिप्लिन जो है, नेक्स्ट जो है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है आपको सबको पता है। यहाँ पे कौन सा हो गया ये आपका थर्ड। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स होने चाहिए। यहां पे क्या होने चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब कि डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए वहां पे क्या होने चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन। कि जैसे अगर एक एग्जांपल बताऊं, अभी मैं कुछ दिनों पहले फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो हेड थे, जो वहां के सीईओ थे, जो मेन वहां के हेड थे, तो उनके बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे कि वो पर्सन अपनी जॉब पे
सबसे पहले पहुंच जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप कहीं के ओनर हो और आप वहां पे सबसे पहले पहुंच जाते हो, आपके एम्प्लॉयज के आने से पहले आप वहां पे प्रेजेंट हो और उनके जाने के बाद आप वहां से जाते हो, तो इससे क्या होता है कि अगर आपने टाइम बाउंडेशन कर दी कि रूल बना दिया कि सबको जल्दी पहुंचना है, तो जल्दी पहुंचने से क्या होता है बेटा, जल्दी अगर रूल बन गया सबके लिए कि जो लेट आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो इससे क्या क्रिएट होगा, डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो डिसिप्लिन है ये सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो बड़े लेवल पे है उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है और जो छोटे लेवल पे बेचारे वर्कर्स हैं उनके ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डिसिप्लिन जो है वो सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एक तो रेपुटेशन क्रिएट होगी, रेपुटेशन अमंग पीपल। जो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि नेपाल के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो सीईओ थे वो सुबह 8 बजे पहुंच जाते थे, तो उनकी डिस्कशन होती थी, यार ये यहाँ का इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद भी टाइम से पहले आके बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होगा तो अल्टीमेट क्या होगा, आपके बारे में बात होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके बारे में बात होनी स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब यही है कि वहां पे आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हो रही है। दूसरा, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि सर ओनर होने के बावजूद भी टाइम पे आते हैं और हमें भी टाइम पे आना है। अगर हम लेट हो जाते हैं तो भी पनिशमेंट है और सर लेट हो रहे हैं तो भी पनिशमेंट है। तो इससे क्या होता है, उनको अच्छा फील होता है एम्प्लॉयज को कि सबके लिए सेम हो रहा है, और लेबर का और मैनेजमेंट का अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाता है क्योंकि सबके लिए सेम डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है। अब अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव क्या आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आपकी रेपुटेशन बनी है, डिसिप्लिन नहीं होगा तो रेपुटेशन क्या होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एम्प्लॉय का और मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा बना है, यहाँ पे रिलेशन खराब हो जाएगा क्योंकि पार्शियलिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। भाई पंकज सर लेट आए तो कुछ नहीं बोल रहे और दूसरा टीचर लेट आ रहा है तो उसके लिए बोला जा रहा है उस टीचर को, तो वहां पार्शियलिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पे हमारी रेपुटेशन जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट जो है फोर्थ जो है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब क्या है, वन ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन एट वन टाइम या एट सेम टाइम। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि जी एम्प्लॉय जो है, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, ये हमारा क्या है, एम्प्लॉय है, इसके ऊपर प्रिंसिपल है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रिंसिपल है और एक एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इन्होंने इनको ऑर्डर दिया टेस्ट लो, एम्प्लॉय को बोला प्रिंसिपल ने कि आप जाके अपनी क्लास में टेस्ट लो। इनको बोला सिलेबस, इन्होंने बोला एचओडी साहब ने सिलेबस कंप्लीट करवाओ। इन्होंने क्या बोला, सिलेबस कंप्लीट करवाओ। यहां पे सपोज साहिल सर खड़े हुए, यहां पे कौन है, पंकज सर खड़े हुए हैं मान लो, और यहां पे मान लो बिहाना सर है। अब बिहाना सर साहिल सर को क्या कहते हैं, आज आपने जाके क्लास में टेस्ट देना, क्योंकि वो उनके बॉस है, उन्होंने बोल दिया। इधर से एचओडी है पंकज सर, वो जाके उनको बोलते हैं कि आपने सिलेबस कंप्लीट करवाना है आज क्लास में। अब क्या होगा, अब जो एम्प्लॉय है यानी कि जो साहिल सर हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैं बिहाना सर का ऑर्डर फॉलो करूं या मैं पंकज सर का ऑर्डर फॉलो करूं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो काम होता है दोनों
ऐसी सिचुएशन में ना ही टेस्ट होगा ना ही सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं किसको फॉलो करूं। अब मान लो हमने बोल दिया, दोनों ने शाम को रिपोर्ट लेने के लिए साहिल सर को बुलाया गया। मैंने बोला, यानी कि पंकज सर ने जाके बोला कि क्या आपने आज सिलेबस करवाया? उन्होंने बोला नहीं सर मैंने सिलेबस नहीं करवाया, मेरे को बयाना सर ने बोला था कि टेस्ट लेना है, इस वजह से मैंने सिलेबस नहीं करवाया, इस वजह से मैंने सिलेबस नहीं करवाया। बयाना सर ने बुलाया साहिल सर को, क्या आज आपने टेस्ट लिया? तो वहां जाके क्या बोल के आए हैं, मेरे को पंकज सर ने बोला था कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट कराओ, इसलिए सर मैं टेस्ट नहीं ले पाया। तो अब इससे क्या हो गया, दोनों ही काम नहीं हुए। अगर आपने एक आदमी को, एक ही पर्सन ने ऑर्डर दिया हो सेम टाइम पे तो ठीक है। अगर एक ही टाइम पे सेम टाइम पे एक से ज्यादा लोग ऑर्डर दे दें, एक से ज्यादा लोग उसको ऑर्डर दे दें, तो बेटा उस ऑर्डर को कंप्लीट करना सबऑर्डिनेट के लिए टफ होता है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि किसका काम करें। ठीक है, अब मैं यहां लिख नहीं रहा, पॉजिटिव आपको बता देता हूं। पॉजिटिव क्या होगा, अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हो तो पॉजिटिव क्या होगा, पहला पॉजिटिव ये होगा कि अगर एक टाइम पे सिर्फ, सपोज यहाँ पे ऑर्डर सिर्फ कौन देता, यहाँ पे सपोज ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ बयाना सर ने दिया था कि टेस्ट लेना। अगर सपोज ऑर्डर सिर्फ किसने दिया, बयाना सर ने, कि टेस्ट लेना। अब बताओ क्या साहिल सर के यानी कि एम्प्लॉय के माइंड में कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताया हुआ है जी टेस्ट लेना है, लो टेस्ट जाके, कंफ्यूजन नहीं होती। और अगर आप फॉलो नहीं करते तो एम्प्लॉय के माइंड में कंफ्यूजन आ जाती है। दूसरी बात, द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज, जो आपके सबऑर्डिनेट है उनका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको पता है कि मैंने क्या काम करना है। लेकिन अगर उनको पता ना हो, क्लैश हो, मैंने भी ऑर्डर दिया, बयाना सर ने भी ऑर्डर दिया, तो टेस्ट लूं या सिलेबस कंप्लीट कराऊं, टेस्ट लूं या सिलेबस कंप्लीट कराऊं, ऐसा सोचते हुए 10 मिनट निकाल दिए। 10 मिनट निकाल दिए, 30 मिनट्स का लेक्चर था, बचे कितने, 20 मिनट। 20 मिनट में ना टेस्ट हो सका ना सिलेबस हो सका, तो एफिशिएंसी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर आप फॉलो करते हो तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। द एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर इंक्रीज, सुपीरियर की भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है इससे। एफिशिएंसी इसलिए इंक्रीज होती है कि जो उसको ऑर्डर मिला था वो कंप्लीट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाता है। अब यहाँ पे साहिल सर बच के निकल गए, मैंने भी ऑर्डर दिया, बयाना सर ने भी ऑर्डर दिया, दोनों ने ऑर्डर दिया तो वो बच के निकल गए। जी मेरे को तो सर ने बोल दिया था कि कंप्लीट कराना है, और मेरे को आगे बोलते हैं मेरे को सर ने बोला था टेस्ट लेना, तो दोनों तरफ से ही वो बच जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाती। तो अगर आप फॉलो करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, और अगर आप फॉलो नहीं करते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट जो है आपका वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये थोड़ा सा ही बेटा इनके अंदर चेंज है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सिंपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यह है कि एक फंक्शन से रिलेटेड जो भी सिमिलर नेचर के फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो एक पर्सन ले। वहां तो कोई इशू नहीं है, बयाना सर 6 to 10th में जाके भी बोल सकते हैं, नर्सरी में भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल है वो कहीं भी ऑर्डर दे सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन डायरेक्शन की बात जब आती है तो जैसे उसके लिए हमें एचओडी बनाया गया, तो एचओडी का काम क्या होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी वहां पे उसने इंस्ट्रक्शन देनी है वो सिर्फ एक पर्सन दे, अलग अलग लोग आके उसमें इंस्ट्रक्शंस ना दें। अगर सेम यही बात होती है कि आज मेरे को वहां का एचओडी बना दिया और मैंने जाके अपने एम्प्लॉय को बोला कि आपने ये चैप्टर करवाना है, फिर मैं यहां से चला गया, एक और एचओडी आया, उसने आके बोल दिया, दूसरे डिपार्टमेंट का वो हेड था, उसने आके बोल दिया नहीं जी आज आप ये करो। अब क्या है, वो काम चाहे मैं पहले करवा चुका हूँ, मैंने जैसे बोला कि एनपीओ करवा दो, दूसरा पर्सन आके बोलता है जी आज आप पार्टनरशिप करा दो, पार्टनरशिप तो मैं पहले ही करवा चुका था, आप दोबारा से वो काम करवाने के लिए बोल रहे हो। तो अगर डायरेक्शन देनी है तो एक डिपार्टमेंट में एक ही पर्सन डायरेक्शन दे, अलग अलग लोग डायरेक्शंस ना दे।
इससे क्या होता है, एक तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो काम रिपीट नहीं होगा, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी, एम्प्लॉय के माइंड में मतलब क्लैरिटी रहेगी कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, ठीक है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो काम जो होगा उसकी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, कि मतलब रिपीट काम स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर फॉलो नहीं कर रहे तो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी भी क्या होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट, सॉरी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है बेटा कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको आपको नीचे रखना है, उसको प्रायोरिटी नहीं देनी। जो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है इसको नीचे रखो, सबऑर्डिनेट बना के रखो, इसको प्रायोरिटी नहीं देनी। प्रायोरिटी किसको देनी है, जनरल इंटरेस्ट को। मतलब कि काम ऐसा करना है जिससे ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा हो, मतलब जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी एक पर्सनल या किसी एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा हो। जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको बोला गया कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है। उसको क्या बोला गया कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है। वो मार्केट में चला गया रॉ मटेरियल परचेज करने, उसका प्राइस था 100 रुपीज पर यूनिट, 100 रुपए का एक यूनिट मिल रही थी उस रॉ मटेरियल की। लेकिन उसका बेटा, उस प्रोडक्शन मैनेजर का बेटा भी उसी इंडस्ट्री में ही था, उसकी भी दुकान वही थी। वो अपने बेटे के पास गया, उसने पूछा कि बेटा इसका प्राइस क्या है, तो उसने बोला 105 रुपए। कितना बोला, 105 रुपए, 105। तो अब प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखे, और जो जनरल इंटरेस्ट है उसको फॉलो करे। इसका मतलब ये है कि मैं रॉ मटेरियल जो मिल रहा है 100 रुपए का वहां से लूं, ना कि वहां से जहां से 105 का मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? इसके फायदे क्या है, इसका फायदा क्या है? फर्स्ट जो इसका पॉजिटिव है, ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, इससे ह्यूमैनिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एवरीबॉडी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जब देखो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा तो इससे सबका ही फायदा होगा। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो अपोजिट आप अपने आप बना लेंगे। अगर फॉलो किया तो पूरी कंपनी का फायदा, सबका फायदा। अगर फॉलो नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ उस मैनेजर का यानी कि इंडिविजुअल का फायदा होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट वन इज रेम्युनरेशन ऑफ बेटा रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्युनरेशन का मतलब आप लगा सकते हो सैलरी, वेजेस और कमीशन। इस प्रिंसिपल में ये बोला गया, कहते हैं कि जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनको आप एडिक्वेट रेम्युनरेशन दें, मतलब कि इतना तो एटलीस्ट आप उसको पे करें कि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, ठीक है। और अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? जो आपका एम्प्लॉय है वो एनकरेज होगा और सेटिस्फाई रहेगा। दूसरा, वो जो आपका एम्प्लॉय है पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेगा। और तीसरा, डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट, आपका जो लेबर टर्नओवर रेट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब यह बेटा कि जैसे मान लो अब आप मेरे पास काम कर रहे हो, आपकी सैलरी थी 10,000, आप मेरे पास आए कहते हैं कि सर मेरी सैलरी कर दो 12,000। मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं 12,000 नहीं दूंगा, मैं नया एम्प्लॉय अपॉइंट कर लूंगा। बेटा आप ये देखो कि अगर मैं नया एम्प्लॉय अपॉइंट करूंगा
तो उसको सिखाने के लिए भी तो खर्चा लगेगा ही। तो इससे अच्छा क्या है कि आप अपने जो पुराने एम्प्लॉई है उसी को अच्छा पे करना स्टार्ट कर दो। उसको अच्छा पे करोगे तो लेबर जो है वो ऑल्टर नहीं होगी, बार बार चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी तो आपके जो ट्रेनिंग वगैरह के एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब यही पॉजिटिव बताया, इसका पॉजिटिव क्या, अगर अच्छी रेमुनरेशन दे रहे हो तो ये बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर आप अच्छी रेमुनरेशन नहीं दोगे, एम्प्लॉय एनकरेज या सेटिस्फाई होकर काम नहीं करेगा। अभी पैसे तो ये देता नहीं, क्या ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना है। बार बार एम्प्लॉयज आपको छोड़ के जाने लग जाएंगे। ठीक है। और जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिक्रीज रहेगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट आज की क्लास का हमारा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या बेटा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अथॉरिटी बिलोंग्स टू टॉप लेवल। मतलब कि जो अथॉरिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी, टॉप लेवल के पास। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, अथॉरिटी बिलोंग्स टू एवरी लेवल। मतलब कि अगर सेंट्रलाइजेशन है तो इसका मतलब क्या है कि पावर टू टेक डिसीजन वो सारी की सारी टॉप लेवल के पास है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि अथॉरिटी जो है डिसीजन लेने की वो सबके पास है। अब मान लो स्कूल के अंदर ऐसा ही हो कि सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ले, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सारे टीचर्स वहां पे लाइन लगा के खड़े होंगे कि सर हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इस स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना नहीं पढ़ाना, वो सारे डिसीजन प्रिंसिपल ने लेने हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रिंसिपल का जो काम है, वर्कलोड है, वो इंक्रीज हो जाएगा, जो जरूरी काम है वो रह जाएंगे और अननेसेसरी काम बढ़ते जाएंगे। और अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो तो भी प्रॉब्लम है, फिर हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन लेने स्टार्ट कर देगा। तो ना ही आपको क्या करना चाहिए सेंट्रलाइजेशन, ना ही आपको क्या करना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। आपको इनका कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। मतलब जो मेन एरियाज हैं जैसे कि पॉलिसी कैसे बनानी है, ऑब्जेक्टिव क्या सेट करना है, उसमें आप सेंट्रलाइजेशन कर दो। लेकिन एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जैसे छोटे मोटे काम है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो। और एम्प्लॉय को लीव देनी है या नहीं देनी, उसको भी डिसेंट्रलाइज कर दो। ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका जो अब इसको हम फॉलो करते हैं तो क्या फायदा मिलता है, पॉजिटिव क्या होगा कि जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो जो आपके मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनकी जो वर्कलोड है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो एफिशिएंटली जो मेन एरियाज हैं उसके ऊपर काम कर पाएंगे। जो अब अथॉरिटी मिल गई छोटे लेवल के मैनेजर्स को भी, तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है। वो काफी डेडिकेट होके काम करेंगे। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइजेशन पर रहते हो, तो वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयज खुश नहीं रहेंगे। ठीक है। और जो मेन एरियाज हैं उन पे आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाओ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी बचे हुए 6 प्रिंसिपल्स हम करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।